बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका पहले माता के सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज्योग्राफी में दो चीज़ें आती हैं। एक ज्योग्राफी होती है जो हमें काम आती है रिटन एग्ज़ाम में, यानी कि जैसे अभी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, ये भी यूज़ करना। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है हमारी दो एग्ज़ाम में काम आती है। एक हमारे पास रिटन में काम आती है और दूसरी हमारी एमसीक्यूज़ में काम आती है। अगर आप सिंध से हैं तो एसपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आप उठा लें, अगर वो 2 क्वेश्चन कम से कम ना दें तो उन्होंने पेपर बनाया ही नहीं होगा किसी सिंध के टीचर ने। ज्योग्राफी वो कंपलसरी देते हैं। और जब भी आप रिटन के एग्ज़ाम में आईआर हो आपका, करंट अफेयर हो आपका या पाक अफेयर हो, तो जो राइटर होता है वो बुक में वो वर्ड यूज़ करता है ज्योग्राफी के टर्म्स। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि यमन का इशू है तो वो यमन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आपको मिडिल ईस्ट का बोलेगा, वो आपको सेंट्रल कंट्रीज़ बोलेगा, वो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलेगा। वो प्रॉपर नाम नहीं लेगा कि कौन सा कंट्री हम यूज़ कर रहे हैं, किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ज्योग्राफी हमारी सबसे पहले तो हमें रीडिंग में काम आती है जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। दूसरा अभी हमारे पास एमसीक्यूज़ टाइप में आते हैं, तो हम जो फ़िलहाल पढ़ेंगे वो एमसीक्यूज़ टाइप में है। सबसे पहले दुनिया का मैप। तो दुनिया में क्या क्या चीज़ आती है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक वाटर और दूसरा लैंड है। तो उसमें और भी चीज़ें लैंड में आ जाती हैं। कोई चीज़ ऐसी लैंड होती है जिससे चारों तरफ से पानी लगता है, कोई ऐसा वाटर बॉडी होती है जो जैसे 2 साइड से लैंड लगती है, कोई ऐसा कंट्री होता है लैंड होती है जिसे वाटर लगता नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ये टर्म्स हमारे पास आते हैं। और कौन से कंट्रीज़, अब आपने देखा होगा सार्क में, साउथ एशिया जो कि हमारी सार्क है, इसमें क्या है कि अफ़गानिस्तान उस एरिया का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका मेंबर है। तो वो क्यों है, उसकी भी कोई वजह होगी। अफ़गानिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है ना वो उस साउथ रीजन वाला है, सेम है, इस वजह से अफ़गानिस्तान को भी उसमें डाला गया है। तो इस वजह से ये भी ज्योग्राफी के टर्म्स के हिसाब से होती है। सबसे पहले आइलैंड। आइलैंड वो बॉडी होती है हमारी जिसके चारों तरफ से पानी लगा हुआ हो, यानी कि वो लैंड हमारे पास जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से पानी है, लैंड लग रही है, तो इसे हम कहते हैं आइलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीन आइलैंड है। ये एमसीक्यू ज़्यादातर आता है। उसके बाद है हमारा पेनिनसुला। पेनिनसुला वो धरती का हिस्सा होता है हमारे पास जिसे 3 तरफ से वाटर लगता है, एक तरफ से लैंड लगती है। अब क्वेश्चन जो देगा वो आपको ये भी दे सकता है कि उसके 3 तरफ से जिस चीज़ को पानी लगता है उसे क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन वाला वो भी पूछ सकता है कि वो कौन सा पानी का टुकड़ा अगर उसके एक साइड से लैंड लग रही है तो हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। तो क्वेश्चन वाला किस तरह से दे सकता है, ये पेनिनसुला जिससे 3 साइड से पानी लगे। और दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरबियन पेनिनसुला है। अब अरबियन पेनिनसुला में बहुत से लोग जो है ना, कभी कभी ऑप्शन आ जाता है अरबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, अरबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सऊदी अरबिया को टिक करके आते हैं, जो गलत होता है। अरबियन पेनिनसुला का मतलब है अरबियन कंट्रीज़। अरबियन कंट्रीज़ में हमारा सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं आता, उसमें हमारा यमन भी आता है, उसमें हमारा यूएई भी आता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के नीचे जो कंट्रीज़ है ना सी बॉर्डर के थ्रू, वो हमारे क्या हैं, अरबियन पेनिनसुला में आते हैं। अरबियन जो भी कंट्रीज़ हैं वो अरबियन पेनिनसुला में आते हैं। ऑलमोस्ट 5 या 6 कंफर्म नहीं है। और अरबियन पेनिनसुला मोस्टली रेगिस्तान है, डेजर्ट है, मोस्टली डेजर्ट है। उसके बाद है इस्तमस। इससे ये क्या होती है,
एक नैरो ट्रिप होती है जिससे दो तरफ से पानी लगता है। लैंड का एक ऐसा छोटा टुकड़ा होता है जिससे दो तरफ से बड़ा पानी लगता है। इस्टमस जो सबसे ज़्यादा बड़े में बड़ी है वो पनामा कंट्री, आपने सुना होगा। पनामा लीक तो आपने सबने ही सुना होगा। पनामा जो कंट्री है ना वो खुद इस्टमस है, यानी कि वो एक छोटी छोटी टुकड़े के हिसाब से बनी हुई है जो दो कॉन्टिनेंट को मिला रही है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पनामा कंट्री में लाता है। और उसके बाद है स्ट्रेट। ये एक छोटा वाटर का एक बॉडी है वाटर की जो दो बड़े ज़मीन के टुकड़ों से मिलके बनती है, यानी कि जो इसकी दो साइड से ज़मीन के बड़े टुकड़े हों, बीच में जो है पानी का छोटा सा टुकड़ा हो, तो उससे हम स्ट्रेट बोलते हैं। और ये बड़े में बड़ी स्ट्रेट कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो भी मशहूर है हमारी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है दो कॉन्टिनेंट को मिलाती है, एक अफ्रीका और दूसरा यूरोप। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को मिलाती है। ये मेडिटेरियन सी में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है आपकी, अफ्रीका और यूरोप। ये मेडिटेरियन सी में है। उसके बाद है हमारा सी और जो ओशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सी और ओशन में सी क्या होता है? वो पानी का टुकड़ा जो ज़मीन से आके मिले, वो पानी का टुकड़ा जो ज़मीन से आके मिले, वो हमारा सी होता है। ओशन जो होता है वो हमारा ज़मीन के से आगे डायरेक्ट मिलता नहीं है, और जो सी होता है वो मिल के जो है ना ओशन बनते हैं। सी मिल के एक ओशन बनता है। सी बड़ा होता है, ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। और उसके बाद है हमारे लैंड लॉक कंट्रीज़। लैंड लॉक कंट्रीज़ वो जिसके चौ तरफ से ज़मीन हो, पानी उसे ना लगे। ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको इथोपिया आपने सुना होगा, इथोपिया और एरिट्रिया, इन दोनों की जंग चली थी 15 साल सिर्फ इस कोस्टल लाइन के लिए। एक छोटी सी कोस्टल लाइन के लिए इनकी 15 साल जंग चली थी। जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होते हैं वो खुद को बदनसीब कंट्री में समझा जाता है उनको, तो इस वजह से ये ज़मीन इस पानी के थोड़े से टुकड़े के लिए वो जंग भी करते हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ में हमारा कजाकिस्तान आता है, हमारा अफ़गानिस्तान। सबसे बड़ा जो एग्जांपल आता है ना, हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर में जो आता है लैंड लॉक कंट्रीज़ में, वो अफ़गानिस्तान आता है। सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा का कभी नहीं आया क्वेश्चन। उसके बाद एक क्रीक। आपने यू शेप देखी है कभी? यू शेप को अगर आप उल्टा लिखें लेकिन छोटी साइज़ में, अगर वो छोटी साइज़ में है तो वो आपकी क्रीक होगी। अब ये देखें आप, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ना, यहाँ से सर्क्रीक लाइन का ये एरो भी दिया हुआ है। ये ज़मीन जो अंदर की तरफ है, बीच में वाटर है, तो इससे हम कहते हैं क्रीक। यानी कि वो यू शेप, यू को छोड़ें एन ही उठा लें, एन का शेप, लेकिन उसके नीचे वाले हिस्से में पानी मौजूद हो ज़मीन का टुकड़ा, लेकिन अंदर की तरफ वो कर्व हुआ हो एन की टाइप की तरह, तो उसे हम बोलते हैं क्रीक।
और इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास सर क्रीक लाइन बिटवीन किसके है, इंडिया और पाकिस्तान के। ये हमारी ठट्ठे की साइड पे सर क्रीक लाइन, इंडिया और पाकिस्तान का जिस पे झगड़ा चल रहा है। इसका एमसीक्यू सिर्फ सर क्रीक लाइन से ही आता है। सिंध एंड सिंध प्रोविंस का तो कभी आया नहीं, इंडिया पाकिस्तान आता है तो उस वजह से ये ठट्ठे में है। वैसे क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कैसे समझें कि छोटा भाई उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, फिर उससे बड़ा भाई, ये सारा सीन ऐसे है। जो क्रीक है वो एक पानी, एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसमें छोटा सा कर्व बना हुआ हो, लेकिन उस छोटे से कर्व से थोड़ा बड़ा कर्व हो तो उससे हम क्या कहते हैं, गल्फ बोलते हैं। जो यूएन टाइप हो लेकिन उसमें की साइज जो है क्रीक से थोड़ी बड़ी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ, गल्फ कंट्रीज। और गल्फ में जो सबसे बड़ा है वो हमारा मेक्सिको है। आईआर जब आप पढ़ेंगे तो आईआर वाला आपको ये नहीं बताएगा कि कौन से कंट्रीज की बात कर रहा है, वो वर्ड लिखेगा गल्फ कंट्रीज में, ये इशू गल्फ कंट्रीज में चल रहा है, तो वो आपको नाम नहीं बताएगा कंट्री का। फिर आपको ज्योग्राफी में खुद पढ़ना पड़ेगा कि गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हैं। और सबसे बड़ा जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये गल्फ जो है एक ओमान की तरफ भी लगता है, जो पाकिस्तान और ओमान के बीच में है। और वही कर्व एन वाला अगर उससे बड़ा हो जाए, गल्फ से बड़ा हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बे। बे ऑफ बंगाल जो है सबसे बड़ा बे है। और ये चीज़ है बाइट। बाइट जो है ना, दुनिया में जो इंटरनेशनल बाइट की डेफिनेशन में एरिया दिया गया है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। लेकिन कनाडा भी कहता है मेरे पास भी है, यूएसए कहता है मेरे पास भी बाइट है, लेकिन जो डेफिनेशन है बाइट की उसके हिसाब से सिर्फ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है दुनिया में, और ये लार्जेस्ट में यही काउंट होती है। अगर ये कर्व बे से बड़ा हो जाए तो वो हमारा बाइट बन जाता है। ये एमसीक्यूज में आता है फेडरल में ज़्यादातर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसके बाद है हमारे कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। सबसे बड़ा है हमारा एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। पहले तो ये सिर्फ अफ्रीका और एशिया के बारे में पूछा जाता था, लेकिन अब सीक्वेंस में फोर्थ और फिफ्थ की जो है ना वो पूछ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका ये एक ही है, ये पॉइंट 2 में आ गया है। नॉर्थ अमेरिका ये एक ही कॉन्टिनेंट है। ये सीक्वेंस तो आपको याद करनी होगी। और फिर पॉपुलेशन के हिसाब से भी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। इसमें जो सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाता है ना,
अगर एमसीक्यूज में आता है कि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है दुनिया में, अगर एंटार्कटिका ऑप्शन में मौजूद है तो आपको वो टिक करना है। अगर एंटार्कटिका मौजूद है तो आपको वो टिक करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है एंटार्कटिका है, बर्फ़ वाला जो है कोल्ड में डेजर्ट जो है सबसे बड़ा कौन सा है, एंटार्कटिका है, ये डेजर्ट है एक। अगर ये ना मौजूद हो तो फिर सहारा डेजर्ट टिक करना होगा आपको। एक स्टेशन भी है पाकिस्तान की, किस नाम से एंटार्कटिका में? गोरा खेल स्टेशन तो सिंध में है, एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में मोहम्मद अली जना स्टेशन, जो तजर्बे के लिए लेके जाते कुछ कंट्रीज़ जो अपना प्रैक्टिकल करते हैं ना वहाँ पे स्टेशंस पे, तो वो एंटार्कटिका में जो करते हैं, पाकिस्तान भी उनमें से शामिल है। उस स्टेशन का पाकिस्तान की का नाम है मोहम्मद अली जना। रेलवे स्टेशन हाँ, इलाहाबादी ना है। इतिहाबादी नहीं। उसके बाद है वर्ल्ड, दुनिया का नक्शा। उसमें सबसे पहले चीज़ जो हमें बचपन से पढ़ाई गई है, शेप ऑफ अर्थ, जो हमें बताया गया था कि गोल है, सर्किल है, वो सारा झूठ है। जियोड शेप है, जियोड शेप ये क्यों है? दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है ना, उसमें झुका रखा है उसने, आजिज़ी निवड़त रखी हुई है, सिर्फ इंसान के गुरूर को छोड़ के। जो दुनिया का ये इसका शेप है ना वर्ल्ड का, उसमें 23 पॉइंट, आपने सुना होगा कि कोई एक ऐसा भी कंट्री है जिसमें इक्वल नए डे एंड नाइट जो होती हैं, 6 मंथ नाइट 6 मंथ डे होती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अलास्का के एक हिस्से में दिन होता है कंप्लीट और एक हिस्से में नाइट होती है, ये भी सुना होगा आपने। ये उस झुका की वजह से जो उसमें 20 ये आती है 23.5 डिग्री जो है ना, इसका कर्व है, धरती का जो कर्व है नीचे झुकाव है वो कितना है 23.5। और इस झुकाव पे जो कंट्री है वो नॉर्वे है, जो कंप्लीट कंट्री है वो नॉर्वे है, जिस नॉर्वे को हम क्या कहते हैं, मिडनाइट ऑफ सन। उसके पास जो कोई चीज़ होती है तो उसका ऊपर का हिस्सा भी होता है, नीचे का भी होता है, उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर भी होता है, नाइदर्न हेमिस्फीयर भी होता है। और आगे जाके हम जो शेप में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आर्कटिक टेम्परेट क्या होता है, एंटार्कटिक क्या होता है, आर्कटिक पोल एंटार्कटिक पोल ये क्या चीज़ है। ये जो टॉपिक है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिटन में भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। ये हमारी धरती है, ये हमारा वर्ल्ड है पूरा का पूरा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना वो इक्वेटर है। इक्वेटर क्या चीज़ है? इक्वेटर वो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सन का फोकस होता है, मेन फोकस जो सन का होता है वो कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। और दो चीज़ें हैं, जो ये लाइंस है ना इक्वेटर वाली हो, लेटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वो इमेजिन की गई हैं, लगाई नहीं गई हैं। धरती पे आपने देखी नहीं होगी कि कोई लाइन भी है, ये इमेजिन की गई है लाइन। तो सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेटर पे क्या होता है, मेन फोकस सन होता है। और दूसरा इसका एमसीक्यूज क्या होता है, वो इक्वेटर को क्या कहते हैं, 0 डिग्री पैरेलल लाइन, ये भी आता है। आपने ये सुना हो, एमसीक्यूज देखा होगा 24th पैरेलल लाइन, 49 पैरेलल लाइन, ये एमसीक्यूज आते हैं आपके। तो इक्वेटर में भी आता है 0 डिग्री पैरेलल लाइन। किससे बोलते हैं हम, इक्वेटर को बोलते हैं। इक्वेटर के कंट्रीज कौन कौन से इक्वेटर पे आते हैं उस पर हम बाद में करेंगे। अब ये तो इक्वेटर तो हो गया हमारा सेंटर वाला हिस्सा। अब इसके ऊपर वाला भी हिस्सा होता है, नीचे वाला भी हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हम बोलते हैं नाइदर्न हेमिस्फीयर,
और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा साउदर्न हेमीस्फेयर। हमारे मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं वो नाइदर्न हेमीस्फेयर से आते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से मोस्टली नाइदर्न हेमीस्फेयर से आते हैं। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन नाइदर्न हेमीस्फेयर में है। लेकिन कभी कभी वो साउदर्न हेमीस्फेयर का भी सवाल देते हैं, जो हम मोस्टली गलत करके आते हैं, पढ़ते नहीं। हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट डे आ गया 21 जून लगा दो। वो कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि साउदर्न हेमीस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, हम करके आते हैं 21 जून, जो हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि नाइदर्न हेमीस्फेयर पूछ रहा है या साउदर्न हेमीस्फेयर, क्योंकि नाइदर्न की एक अलग चीज़ है और साउदर्न की दूसरी चीज़ है। अगर ये डिग्री तो हमारी हो गई 0 डिग्री पैरेलल लाइन पे, अब इससे ऊपर भी जाएगा। अब इससे 180 में डिवाइड किया गया है, 90 ऊपर है और 90 नीचे है। अब ये एमसीक्यूज जो पूछता है ना, मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा कि उसका पूरा पूछा हो। वो पूछता है कि नाइदर्न हेमीस्फेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो एमसीक्यूज ये पूछता है कि नाइदर्न हेमीस्फेयर कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है। पंजाब वाले ज़्यादातर पूछते हैं कि साउदर्न हेमीस्फेयर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर नाइदर्न का आ जाए तो 90 में 90 डिग्री यानी कि 90 पार्ट्स हैं उसके, और नीचे वाला आ जाए तो वो भी 90 है। अगर पूरा पूछता है तो फिर वो हमारा 180 का हो जाएगा। अगर सिंगल में पूछ रहा है, नाइदर्न पूछ रहा है या साउदर्न पूछ रहा है, तो वो हमारा 90 डिग्री का होगा। आपको क्वेश्चन को, इस जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन उसे एक बार ज़रूर रीड किया करें गौर से कि उसमें पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेल जेल के क्वेश्चन होते हैं। अगर वो डिग्री हमारी 23.5 डिग्री पे आ जाए, 23.5 पे, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो चीज़ है ना इक्वेटर, ये हमारा मौसम का सारा सिस्टम भी इससे, रेन का सारा सिस्टम भी हमारा मोस्टली इस एरिया से डिवाइड किया गया है, इस इक्वेटर को देख के किया गया है। और जो हमारे वेदर है वो भी इक्वेटर से इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब जो सन का फोकस है, अब 23 डिग्री क्या है, ऊपर गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अगर उसे 66.5 पे आ जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक टेम्परेट। अगर उसके ऊपर चला जाए तो आर्कटिक पोल आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको डिग्री याद रखनी होगी, ये एमसीक्यूज में आती है, कौन सी डिग्री पे कौन सा वर्ड टर्म यूज किया गया है। इक्वेटर पे जब सन का फोकस होता है ना, मेन फोकस, तो वो उसमें क्या होता है, हमारा गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटर वाले कंट्रीज में हमेशा गर्मी होती है। और फिर आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे मौसम जो होगा ना वो एवरेज होगा, कभी सर्दी ज़्यादा होगी कभी गर्मी ज़्यादा होगी। जैसे हमारा कंट्री है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब आता है, तो कभी हमारे पास सर्दी ज़्यादा होगी कभी गर्मी ज़्यादा होगी। आर्कटिक टेम्परेट जो है ना ये नॉर्मल होते हैं, यहाँ ना सर्दी ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे एवरेज होती है। लेकिन जो आर्कटिक पोल होता है ना, यहाँ पे हमेशा सर्दी होती है, ज़्यादातर सर्दी होती है, क्योंकि फोकस ऑफ सन वहाँ पे इतना नहीं जाता, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, सर्दी होती है। और एक चीज़ आपसे मैं कॉमन पूछ लेता हूँ इसके हिसाब से, सन जो है अर्थ को करीब जब जाता है तो कौन सी डेट होनी चाहिए। सन जब अर्थ के करीब जाता है तो कौन सी डेट होनी चाहिए। अर्थ सन के करीब जाती है ना, रिवॉल्व करती है तो करीब भी जाती होगी, तो वो कौन सी डेट होनी चाहिए। 21 जनवरी, क्योंकि वो जो करीब जाती है ना वो ठंडे कंट्रीज वाला एरिया जाता है। वहाँ जब वो करीब जाता है सन के करीब, तो वहाँ से पानी, वो बर्फ़ जो आई स्नो होती है हमारी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो हमारे पास पानी, जब हमारे पास सैलाब आना शुरू होता है, पानी का सिस्टम ऐसे चल रहा है। अगर जून में जाता तो फिर तो बंदा रहने के काबिल ना होते। वो ठंडे जो कंट्रीज होते हैं ना वो जाते हैं सन के करीब जहाँ पे स्नो होती है। जैसे ऊपर डिवाइड किया गया है वैसे नीचे भी डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक टेम्परेट, एंटार्कटिक पोल।
अब इन सब चीज़ों को सेम तरह से सीजन है इनका भी। लेकिन एमसीक्यूज जो आपका आता है ना कि एंटार्कटिक पोल कहाँ पे, साउदर्न हेमीस्फीयर में है या नाइदर्न हेमीस्फीयर में है। आप लोगों ने देखा हो तो पीएसटी या जीएसटी में भी एक में था ये क्वेश्चन कि एंटार्कटिक पोल कौन से एरिया में आता है हमारा। एक चीज याद कर लें आप, जब भी एंटी वर्ड आ जाए ना, एंटी जो भी होता है हम उसे क्या करते हैं, पैरों के नीचे रोंद के रख दें। तो एंटी वर्ड को याद कर लें, वो हमारे हमेशा नीचे ही होता है, नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न पार्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ याद कर लें। अब ना एंटी आर्केटिक नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है आर्केटिक हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ आप याद कर लें, एंटी जो है वो हमारा नीचे है, और जो हमारी बर्फ़ होगी ना वो हमारी ऊपर भी वही होगी, नीचे भी, दोनों का मौसम सीजन दोनों का सेम होगा। आर्केटिक में अभी जो लोग वज़ू करते हैं ना वो बर्फ़ से करते हैं। आर्केटिक रीजन में जो लोग अभी वज़ू करते हैं वो बर्फ़ से करते हैं, वो नहाते हैं, कपड़े को बर्फ़ में डालकर फिर ऐसे लगाते हैं, क्योंकि आर्केटिक पोल में अभी ये सीज़न चल रहा है, एंटार्कटिक में भी अभी यही सीज़न चल रहा है। ये था हमारा जो अर्थ रिवॉल्व करती है, मेन चीज़ अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये चीज़ भी आपका क्वेश्चन आता है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। और ख़ास चीज़ जो सिस्टम का सबसे एंटी पार्ट है ना, हमारे प्लानेट्स हैं 8 प्लानेट, उनमें सबका सब जो सिस्टम है ना रिवॉल्व का, वो दोनों सबका वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन एक एंटी है जिसे हम वीनस बोलते हैं, गैरतीपुट जो वीनस है वो क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करता है। ये भी एमसीक्यूज आते हैं नाइदर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर के हिसाब से। उसके बाद है हमारा सीजन में, टाइम ज़्यादा नहीं हो गया, ये कल करें।